दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। जैसा कि हम लोग इकाई 10 को पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत हमने प्रेमचंद घर में रचना शुरू किया था। तो एक भाग तो उसका हो चुका है, ये आज उसका दूसरा भाग शुरू करने वाले हैं। लगभग 3, 4 या 5 भाग में कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जीवनी है, 400 के लगभग पेज है इसमें। तो 4 या 5 भाग में कंप्लीट हो पाएगा। तो आप लोग बने रहें और साथ में एक पेन और कॉपी ले लें, ताकि जो इम्पोर्टेंट कथन हो वो लिखते चले। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रेमचंद घर में का दूसरा भाग पढ़ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब चुनारगढ़ से पढ़ना है। मैं जाड़े के दिनों में चुनारगढ़ से घर आया था। देखिए, चुनारगढ़ जगह है का जिक्र है, तो इसको भी नोट डाउन कर लिया। जैसा कि हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि कॉपी के साइड में जो भी स्थान या पात्र आते रहेगा, बस उसको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि जिक्र क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये कौन प्रेमचंद घर में आने वाले कौन से पात्र थे, तो उसमें से कोई इसको याद रखना ज़रूरी है। तो और मेरे साथ विजय बहादुर भी थे, जो मेरी इन माता के भाई थे। उनके पिता जीवित तो थे, मगर उन्होंने अपने लड़के को मेरे सिर पर रख दिया। मैं वहाँ पहुँचा। मैं वहाँ 5 रुपये का ट्यूशन भी करता था। खाने वाने का इंतज़ाम विजय बहादुर ही करते थे। पैसे जो मिलते थे वो तो पहले ही खर्च हो जाते थे, फिर उधार पर चलता था। जैसा कि बैचलर लाइफ में जानते हैं, अगर कोई भी आप लोग बैचलर या अकेले रूम में हॉस्टल में रह रहे हैं तो ये तो आम बात है। मेवा अगर 1 रुपये का आता तो 4-6 रोज ही में ख़त्म हो जाता, फिर उधार पर चलता। रोटियाँ उधार पर चलती थी। बोर्डिंग हाउस का बनिया था, उसी से ले लेता था। एक बार की बात है, मैं घर आया, 4-5 दिन घर रहा। जिस रोज़ मुझे जाना था, चाची से रुपए मांगे। बोली रुपए खर्च हो गए। गांव में किससे उधार लेता। गाड़ी के बहुत पहले मैं और विजय बहादुर चल दिए। मैंने अपना गर्म कोट शहर में 2 रुपये में बेचा, जो कि 1 साल पहले मैंने बड़ी मुश्किलों से बनवाया था। जाड़ों के दिन थे, गर्म कोट था, सूती पहनकर उसे बड़े जतन से रखा था। तब मैं चुनारगढ़ विजय बहादुर के साथ पहुंचा। इलाहाबाद, अब देखिए फिर एक शहर का जिक्र आया, इलाहाबाद, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं इलाहाबाद गया तो मुझे 10 रुपये मिलते थे। 10 रुपये में 7 रुपये घर भेजता था, 5 रुपये का ट्यूशन करके 8 रुपये में अपना गुजर करता था। सुबह उठकर हाथ मुँह धोकर रोटी पकाता, रोटियाँ सेक कर स्कूल जाता। उन्हीं दिनों मैंने कृष्णा नाम का एक छोटा सा उपन्यास लिखा था और इंडियन प्रेस में छपाया था। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आया। इलाहाबाद में जब वो रहते थे तब उन्होंने कृष्णा नाम का एक उपन्यास लिखा था, छोटा सा उपन्यास, और कहाँ छपाया था? इंडियन प्रेस में। इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, तो बहुत स्टार लग जाएगा इसमें। ये 2 साल के दिन उधार खाते में बीते। सन 1904 में मैं पास हुआ। छुट्टियों के दिन थे, मैं घर आया था। उन्हीं दिनों मुझसे और मेरी बीवी में झगड़ा हो गया था, और इसके साथ साथ चाची ने काफ़ी शिकायत भी उनकी की थी। क्रोध में आकर मैंने उनको डांटा, वे भी झल्लाई मुझ पर। मैंने कहा तुम अपने घर जाओ, इससे कहीं बेहतर होगा। मैंने विजय बहादुर से कहा इनको पहुंचाओ। मेरा कहना था कि उन्हें पहुंचा आए। उसी के 1 साल पहले मेरी चाची अपने मायके गई हुई थी। मेरी बीवी थी, मैं था, घर में मेरी चाची और चचेरी भाभी थी। खैर उन दिनों उनके पैर में तकलीफ थी, कभी कभी वे भूत प्रेत की तरह आव बाव बकती थी। एक पंडित ओझाई का काम करते थे, वैद्य का भी काम करते थे। मेरी चाची ने कहा उन्हें बुला लाओ। मैं उन्हें बुला लाया। पंडित जी आए और ओझों की तरह कुछ उन्होंने अलाय बलाय किया। मैं भी दोपहर तक बैठा उन्हीं के साथ हवन करता रहा। पैर में मालिश करने को तेल बताया, मैंने उन्हीं से तेल बनवाया। उनके पैरों की मालिश करने के लिए नाइन ठीक की। जब वो अच्छी हुई तो मुझसे बहन को बुलाने का, मैंने यह भी किया। इस पर जब चाची घर आई तो रुपये का हिसाब उन्होंने पूछा। मैंने बता दिया कि रुपये इस तरह खर्च हुए, हिसाब दे दिया। उस समय चाची की निगाह में मैंने 2 बड़ी बुराइयां की। तभी से उनमें और भाभी में पट्टियां थी। मेरी बहन को भी उन्होंने काफ़ी तकलीफ दी। झगड़ा आए दिन हुआ करता था। बहन को मैंने विदा कर दिया, वो अपने घर गई। हाँ, उनकी यह ख्वाहिश रही कि मैं उन्हें हमेशा साथ रखूं, मगर मैं क्या करता, मेरी परिस्थिति ही और थी। उसके बाद में कानपुर में 30 रुपये पर मास्टर होकर आया। फिर कानपुर में आए, 30 रुपये पर 10, फिर 30। दिसंबर में मेरे चचेरे भाई तथा विजय बहादुर को लेकर कानपुर आया। रुपये का ट्यूशन भी कर लिया, 10 रुपये का ट्यूशन भी कर लिया। वही सन 1905 में मेरी शादी हुई।
शिवरानी देवी। और शिवरानी देवी का जिक्र यहाँ से शिवरानी देवी के बारे में चलेगा। मेरी पहली शादी 11वें साल में हुई थी। पहली शादी कितने साल के थे प्रेमचंद तो बता? 11 साल के। वह शादी कब हुई इसकी मुझे खबर नहीं। कब मैं विधवा हुई, सॉरी शिवरानी देवी की शादी हुई थी पहली, मतलब 11 साल में। ये विधवा थी। फिर इनका दूसरा शादी, मतलब प्रेमचंद की दूसरी पत्नी शिवरानी देवी और शिवरानी देवी के दूसरे पति प्रेमचंद। वो शादी कब हुई इसका मुझे खबर नहीं। कब मैं विधवा हुई इसकी भी मुझे खबर नहीं। विवाह के 3-4 महीने बाद ही मैं विधवा हुई, इसलिए मुझे विधवा कहना मेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो बात मैं जानती ही नहीं वो मेरे साथ मरना ठीक नहीं। मेरे पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। शिवरानी देवी जी के पिता का नाम था मुंशी देवी प्रसाद। जिला फतेहपुर, मौजा सलीमपुर, डाकखाना कनवार। मेरे पिता मुझे इस हालत में देखकर खुश न थे। वे अपने को मिटाकर मुझे सुखी देखना चाहते थे। पहले तो उन्होंने पंडितों से सलाह ली, उसके बाद उन्होंने इश्तिहार निकलवाया। इश्तिहार आपने भी पढ़ा। उसके बाद कई जगह लड़के तय हुए, मगर मेरे पिता को लड़के पसंद ना आते। उसी समय आपने उन्हें खत भेजा, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ तक पढ़ा है और मेरी इतनी आमदनी है। मेरे पिता ने लिखा, आप फतेहपुर आइए, मैं वहाँ मिलूँगा। बाबूजी फतेहपुर गए। आप मेरे पिता को पसंद आए, उन्होंने आपको बरच्छा और किराए के रुपए दिए। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरी शादी कहाँ हो रही है। मेरी शादी में आपकी चाची वगैरह किसी की राय नहीं थी, मगर यह आपकी दिलेरी थी। आप समाज का बंधन तोड़ना चाहते थे, यहाँ तक कि आप अपने घर वालों को भी खबर नहीं थी। मेरी शादी हुई, शादी में ही मैं घर आई और 14 रोज रही। मेरी तबीयत लगती न थी क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थी। एक मेरा भाई 5 वर्ष का था। शिवरानी देवी का एक भाई था 5 वर्ष का। उसको मैं उसी तरह स्नेह करती थी जैसे माँ अपने बच्चे को करती है। मेरे जब 14 साल पूरे हुए थे तब ही माँ मर चुकी थी। शिवरानी देवी की माँ कब मरी थी? जब शिवरानी देवी 14 साल की थी। शादी कब हुआ था शिवरानी देवी की? जब उनकी उम्र 11 साल थी। और उनके हस्बैंड जो पहले पति थे उनका देहांत कब हुआ था? तो 4 महीने के बाद, मतलब शादी के 4 महीने के बाद उनके हस्बैंड का देहांत हुआ। 11 साल उम्र था शिवरानी देवी का। 14 साल की थी तब इनकी माँ मरी थी और इनका एक छोटा भाई था जो कि 5 वर्ष का था। सब फैक्ट है, इस सबको याद रखिएगा। मेरा भाई तब 3 वर्ष का था और जब इनकी माँ मरी थी तब इनका भाई 3 वर्ष का था। उसी समय से मुझे अपने जिम्मेदारियों का ज्ञान हुआ। तब से मैं आज तक अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। बात को क्या हुआ इसे भविष्य जाने, मैं नहीं जानती। फागुन में मेरी शादी हुई। चैत में आप सब डिप्टी इंस्पेक्टर होगा। प्रेमचंद पहले पुलिस में थे, पता होना चाहिए था आप लोग को। मैं महीने भर यहाँ रहती थी तो 10 महीने अपने घर। मुझे यहाँ अच्छा नहीं मालूम होता था क्योंकि रोज़ाना झगड़ा होता रहता था। कानपुर का जीवन, आप सुबह 4 बजे उठते थे, हुक्का पीकर पखाना जाते, हाथ मुँह धोते और जो मिल जाता उसी का नाश्ता करते। चुस्ती के साथ बैठकर लिखते। कलम मजदूरों के फावड़े की तो तेजी से चलती थी। उसके बाद खाना जाना, फिर खाना खाना। दौरे पर भी शहीद का काम उन्होंने नहीं छोड़ा। जब मुआयना करना होता तो उस काम को मुदर्रिसों के हाथ दे देते। वे कहते क्या करूँ, मैं जो मुआयना करता हूँ तो मुदर्रिस लोग लड़कों के सामने पर्चा छोड़ाते हैं, इस वास्ते उस काम को मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूँ, कम से कम जिससे तकलीफ उन्हें न उठानी पड़े। वे बेचारे खुश भी रहते हैं। अच्छा मुआयना हो जाने पर उनकी तरक्कियाँ भी होती है। मैं बोली, तो आपको रखने की ज़रूरत गवर्नमेंट को क्या थी? अपना काम करना उसका काम है, मेरा काम करना अपना। क्या ये बड़े बड़े अफसर देवता ही हैं? कुछ हो, अपना सब काम अपने को करना चाहिए। करता तो हूँ, कहाँ छोड़ देता हूँ। अगर मेरे काम से कुछ फ़ायदा हो तो क्या हानि। सब दुनिया की बात इसी तरह चलती रहती है। आपको अपने अफसरों का सहानुभूति तो नहीं मिली? हाँ, मतहतों के साथ आपने भाईचारा हमेशा किया क्योंकि अफसरी करना आपको पसंद न था। उनका कहना था कि अफसर बनकर इंसान इंसान नहीं रहता। ईश्वर मुझे हमेशा इससे दूर रखे। और जिस हालत में रहते हमेशा खुश रहते थे। उनको दुनियावी चीज़ों के पीछे रहने न था। हाँ, माँ का प्रेम उनमें बहुत था। उन्हीं को उनकी आंखें हमेशा ढूंढा भी करती। जिसको अपनी माँ को प्यार न करते हुए देखते थे उस पर उन्हें क्रोध आता था। जो लड़का अपनी माँ को प्यार न करता था वो इतना हृदयहीन समझते थे कि क्या कहा जाए। एक दिन मैंने कहा आपने अपनी बहन को 15 साल बाद क्यों बुलाया? यही प्यार की निशानी है? हाँ, माँ के लिए आप अलबत्ता रो लीजिए। माँ को तो मैंने नहीं देखा है, तुमने इसका कारण नहीं समझा, तभी ऐसा कहती हो। इसका कारण यह था कि मेरी चाची के भाई से उनका झगड़ा होता था। उनके घर था रहने के लिए, आप फटती तो कहाँ जाती। अगर मैं उनको अपने साथ रखता तो वे कहती तुमने एक औरत और एक बच्चे को भी निकाल दिया। यह सब कहने की बातें हैं। अब आपकी वह खुशामद नहीं कर रही है। नहीं जी, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।
मुझसे उनसे कोई 8 साल तक नहीं पटी, क्योंकि उनके घर में बमचक बहुत था। मैं बमचक की आदी न थी। वे चाहते थे कि मैं अपने लिए खुद स्थान तैयार करूं। उनकी बीवी के नाते मैं घर का मालकिन बनकर बैठूं, और मैं चाहती थी कि मैं क्यों यह झंझट बर्दाश्त करूं। मैं भी दुनिया को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी सास से सुन चुकी थी कि वे कैसी बर्ताव मेरी सौत से कर रही थी। फिर भी यह कुछ नहीं बोलते थे। मुमकिन है कि कल मेरे काम पर मुझसे भी नाराज़ हो। मुझे क्या गरज पड़ी थी कि मैं शासन करती। मैं भी अपने मायके से आनंद में रहती। एक दफ़े मेरे पिता का खत आया, उन्होंने मुझे बुलाया था। उसका जवाब आपने दिया कि मैं नहीं विदा करूँगा। यह इनकार करना मुझे पहले ही मालूम हो गया था। मैं इस पर झल्लाई। आप कमरे में आए। मैं उठकर बाहर निकलना चाहती थी। आप बोले, कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ। जाओगी कहाँ आखिरकार? अच्छा, मैं नहीं जाऊँगी, आप ही यहाँ से जाइए। और मैं कहाँ चला जाऊँ? तुमको जाने का ठिकाना नहीं है तो मैं ही जा रही हूँ। नहीं, तुमको धूप में नहीं जाना है। मैंने जिद की। उस पर उन्होंने मुझे 2 चप्पल लगाए और बाहर चले गए। फिर जब शाम को आए तो मैं गुस्से में बैठी थी, तो बहुत आहिस्ते से बोले, इस तरह क्यों झल्लाई हो? मैं झल्लाऊँ क्यों? कैसे कहूँ कि तुम झल्लाई नहीं हो? न किसी से बोलना, न किसी से कुछ कहना सुनना। मेरे खामोश बैठने से किसी का क्या बिगड़ता है? सज़ा ही देने के कारण तो आपने मुझे अपने घर जाने नहीं दिया। कैदी कैसे सुखी रह सकता है? यह तुम्हारी बड़ी भूल है। मैंने तुम्हें तकलीफ़ देने की नीयत से नहीं, बल्कि मैं जाने देना नहीं चाहता। तुमको तकलीफ़ देने में मुझे कुछ मिलेगा? मैं सच कहता हूँ, तुम घर चली जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। मैं बोली, तुम मुझे तो यहाँ अच्छा नहीं मालूम होता। फिर बोलते, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर में आराम से रहो। यह घर तुम्हारा क्यों ना बने। मुझे क्या गरज पड़ी कि दूसरे घर में घरवाली बनूँ। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा घर यही है। कैसे समझाऊँ? थप्पड़ मारकर समझाइए। मैंने कहा। मैंने थप्पड़ नहीं मारे थे। क्या अभी और मारने की ख्वाहिश है? मैंने कहा। सच कहता हूँ तुम्हें, मैं क्या कहूँ? घर से निकाल देती हो, कहाँ जाऊँ? तुमको कैद करने में मज़ा आता है? मैंने कहा। इन लोग का ये रोमांस चल रहा है, छोड़िए इसको, आगे थोड़ा पढ़ाइए। फिर अगर मेरा पारा चढ़ जाए तो क्या? आपका पारा क्यों चढ़ गया? आप तो समझदार हैं। मैंने कहा। मैं तुमसे कहता हूँ, पर्दा क्यों नहीं चढ़ती? कोई लौंडे की बीवी नहीं हो। मैं 10 साल तक काफ़ी पर्दा कर चुका। फिर मेरी माँ भाभी भी नहीं। 10 वर्ष के बाद चाची का लिहाज करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझसे बेहयाई नहीं होती। मैंने कहा। अगर तुमसे बेहयाई नहीं होती तो रोज़ाना एक न एक पंसाखी उड़ा करेंगे। आप भला तो जग भला। जब आप लौंडे नहीं तो इस तरह की बातें सुनते ही क्यों हैं? फिर सुनते हैं तो उस पर ध्यान देते क्यों हैं? अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं मजबूर हूँ। इंसान अपने को तो बना ही नहीं पाता, दूसरे को कहाँ बनाएगा? मैंने कहा। तुम कुछ न करो, मेरे मत्थे तो सब जाता है। आपकी पाली हुई बला भी तो है। पहले ही से आप ठीक रहते तो ऐसी हालत क्यों होती? मैं क्या कहूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। हाँ साहब, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। मैंने कहा। सच कहता हूँ, तुम बड़ी निष्ठुर हो। तुमको भी मेरे ऊपर दया नहीं आती। अरे भाई, दया आने की कोई बात हो तो मैं सुनूँ। मैंने कहा। जो कहता है उसे सुनो। सुनना यही कि तुम पर्दे को छोड़ो। मैं बोली, तुम्हारी जो बला है वो अपने सिर लूँ। ये सब उनके बीच में बहस ही चला है अभी तक। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, महुआ से। देखिए, महोबा शहर का जिक्र आया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आप महोबा है। मेरे पिता ने मुझे पहले ही बुलाया था, फिर वहीं पर इनका चल रहा है अभी तक आपस में। तो ये लोग एक बस यहाँ इंपॉर्टेंट है कि महोबा लिख लीजिएगा, और बाकी यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये सब अभी तक बात ही चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है, अपना पर्सनल टॉक चल रहा है लोग का, कि वहाँ जाकर खेमा लगवाया। फिर राजा साहब का आदमी को मालूम हुआ, डिप्टी साहब आए, तो ये आए वो आए। दूसरे रोज़ हम लोग घर चले आए। फिर मैं 7 साल वहाँ रही। फिर महोबे में स्त्री अपने बारात के दौरान रात को हर एक घर में बजाती गाती जाती हैं, और एक हाथ में आरती का थाली रहती है, दूसरे हाथ में बेलनी रहती है। जो पुरुष घर में रहता है, बारात में नहीं जाता, उसको उसी से मारती हैं। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे महुआ के सांस्कृतिक टर्म का जिक्र है कि महुआ में स्त्री अपने बारात को विदा होने के बाद रात को हर एक घर में बजाती गाती जाती हैं, और एक हाथ में आरती का थाली रहती है, दूसरे हाथ में बेलन नहीं रहती है। जो पुरुष घर में रहता है, बारात में नहीं जाता, उसको उसी से मारती है। मतलब
होता है ना लोकल ट्रेडिशन जो होता है वो उसके बारे में जिक्र है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये प्रेमचंद घर में क्योंकि लगेगा नहीं कि प्रेमचंद में महोबा शहर का जिक्र हो और ये इस तरह से, क्योंकि इसमें इतना दूर में कहीं भी न शिवरानी देवी का जिक्र है न प्रेमचंद का जिक्र है, तो इसको थोड़ा नोट डाउन रखिएगा। एक बार मेरे यहाँ भी आई, दरवाजे पर आप सोए थे, चपरासिया देखो उन्होंने पीटा भी, मगर न मालूम क्यों आपके साथ उन लोगों ने तय कि आप डर के मारे पहले ही कमरे में भाग आए थे। फिर महोबा 2, फिर वही बात, मैं कैसे रहूँगी, इसमें हर्ज क्या है। चलिए थोड़ा आगे। उनकी बहन और वह उनकी चाची और उनकी बहन में नहीं पड़ती थी, 15 साल आई तो पहले ही पता चलेगा नहीं पड़ती थी। फिर आगे यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्य सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। देखिए अभी कुछ देर पहले कृष्णा का जिक्र हुआ और फिर यहाँ पर कृष्णा। मेरी शादी के साल से ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट, प्रेमा उपन्यास शादी के साल, जिस साल शादी हुआ उसी साल इनका उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला कृष्णा, फिर दूसरा प्रेमा, जिसका बाद में नाम चलकर विभव हुआ, तो इसको रख लीजिएगा। फिर मेरी शादी के 1 वर्ष बाद आपका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। फिर यहाँ देखिए फैक्ट, शादी के 1 साल बाद सोजे वतन प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेमचंद की शादी के कितने साल बाद सोजे वतन कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था, तो 1 वर्ष बाद। चाहे कथन से भी शुरू कर सकता है, मतलब 3 या 4 लाइन क्वेश्चन में कथन दे दे और फिर क्वेश्चन सेट कर सकता है कि मान चलिए कि एक ऑप्शन ये रहा कि प्रेमचंद की शादी के 1.5 वर्ष बाद उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुई, तो वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष लिखा हुआ है, तो इसलिए वो सब ध्यान रखिएगा। आपको दौरे पर ऑर्डर मिला, रात और बैलगाड़ी पर चलने के बाद आप कुलपहाड़ पहुँचे। आप उसी दिन घर आना थे। जब दूसरे रोज़ मेरे पास पहुँचे तो मैंने पूछा कल आप कहाँ रह गए। आपने कहा रहो बताता हूँ, बड़ी परेशानी में पड़ गया था, कल सारी रात चलता रहा। मैं बोली अरे बात क्या है। आप बोले सोजे वतन के सिलसिले में सरकार ने मुझे बुलाया था, आखिर बात क्या थी। आप बोले कलेक्टर ने उसी सिलसिले में मुझे बुलाया था, मैं गया तो देखा कलेक्टर की मेज पर सोजे वतन की कॉपी पड़ी थी। क्या हुआ तब। बात हुई जल्दी नहीं था कि 3 बार में तुम बताए हैं बात। आप बोले कलेक्टर ने पूछा किताब तुम्हारी लिखी है। मैंने कहा हाँ। उसे पढ़कर मैंने सुनाया भी। सुनने के बाद वो बोला अगर अंग्रेजी में तुम न होते तो आज तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिए गए होते। तुम कहानियों द्वारा विद्रोह फैला रहे हो। तुम्हारे पास जितनी कापियाँ हैं उन्हें मेरे पास भेज दो। आइंदा फिर कभी लिखने का नाम भी न लेना। यानी सोजे वतन लिखने की वजह से अंग्रेज इन पे नकेल कस रहे थे। मैंने कहा कि आप किताब भेज दीजिएगा। आप बोले वाह, और यह कहो कि सस्ते छूटे। मेरा ख्याल था कि कोई बड़ी आफत आएगी। मैंने कहा तो फिर लिखना भी अब बंद नहीं समझो। अब लिखूँगा कि उन्हें उपनाम रखना पड़ेगा। खैर इस वक्त तो बला टली, मगर मैं सोचता हूँ अभी और रंग लाएगा। मैं बोली नहीं जी, जो कुछ होना था हो गया। उस संग्रह के कारण आप पर ऐसी आफत आई और मैंने वो अभी तक पढ़ा नहीं। आप बोले यह तो हमेशा की बात है, जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, मगर यह देखने के लिए यह आखिर उसमें है क्या। देखिए अभी भी ये हाल होता है। जैसे किसी किताब पे या फिर किसी मूवी पे विद्रोह होता है या बैन लगने की बात होती है तो उस मूवी के बारे में लोग और एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए। और जितना लोग बोलते हैं कि इस मूवी को मत देखो तो फिर लोग उतना ही चोरी छुप देखते हैं, पायरेटेड करके देखें। या थिएटर में जल्दी जाता नहीं है लोग, लेकिन पायरेटेड या ऑनलाइन तो देख ही लेता है, जिस मूवी का भी कोई कंट्रोवर्सी होता है तो वही बात यहाँ पे भी थी। इनके किताब के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, बस किताब आप लोग पढ़ेगा खूब बढ़िया से। मैंने कहा आपने कभी सुनाया भी नहीं, मैं उर्दू जानती नहीं। अच्छा अब आएगी तो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। मैं बोली ज़रूर सुनाना। शादी के पहले मेरी रुचि साहित्य में बिल्कुल नहीं थी, उसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं थी। चलिए ठीक है। कानपुर से सोजोधन का पार्सल आया, एक कॉपी रख ली, बाकी मजिस्ट्रेट को दे दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उन दिनों मैं अकेले मऊ में, फिर अकेला पेन सब आने लगा, फिर आगे बढ़िया। मुझे भी इच्छा होती कि मैं भी कहानी लिखूं। हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र को भी न था, पर मैं इसी कोशिश में रहती कि किसी तरह मैं कोई कहानी लिखूं। उनकी तरह तो क्या लिखती, मैं लिख लिख कर फाड़ देती और उन्हें दिखाती भी नहीं थी। हाँ, जब उन पर कोई आलोचना निकलती तो मुझे उसे सुनाते। हमें उनकी अच्छी आलोचना प्रिय लगती। काफ़ी देर तक ये खुश
खुशी रहते। मुझे ये जान के गर्व होता कि मेरे पति पर यह आलोचना निकली है। जब कभी उनकी कोई आलोचना नहीं करी निकलती तब भी वे उसे बड़े चाव से पढ़ते। मुझे तो बहुत बुरा लगता। मैं इस तरह कहानियाँ लिखती और फाड़ कर फेंक देती। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया बात है कि जब भी उन पर कोई आलोचना निकलता तो वो अच्छे से पढ़ते थे, क्रिटिसिज्म को हैंडल करते थे। भी हैंडल नहीं करते, लेकिन प्रेमचंद का यही खासियत था कि उनका कोई आलोचना करता तो उसको भी एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते थे कि हाँ भाई आलोचना निकला है तो पढ़ लेते हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। और अपने जीवन में भी हम लोग को यही करना चाहिए। कोई भी हमारा शिकायत करे या बुराई करे तो एक बार खुद में झांक कर देखना ही चाहिए कि हमें क्या गलती है क्या नहीं, फिर रिएक्ट करना चाहिए बाद में। मैं इसी तरह कहानियाँ लिखती और फाड़ कर बाद में गृहस्थी पर कुछ दिनों के लिए मेरा लिखना छूट गया। हाँ, कभी कोई भाव मन में आता तो उनसे कहती इस पर आप कोई कहानी लिख ले, तो जरूर उस पर कहानी लिखते। कई वर्षों के बाद 1913 के लगभग उन्होंने हिंदी में कहानियाँ लिखना शुरू किया। किसी कहानी का अनुवाद हिंदी में करते, किसी का उर्दू में। मेरी पहली साहस नाम की कहानी चांद में छपी। शिवरानी देवी की पहली कहानी, ये इम्पोर्टेंट है बहुत भाई, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। और कहानी किस में छपी? चांद में छपी। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। मैंने वो कहानी उन्हें नहीं दिखाई। चांद में आपने देखा, ऊपर आकर मुझसे बोले अच्छा अब आप भी कहानी लेखिका बन गई। बोले यह कहानी ऑफिस में मैंने देखी। ऑफिस वाले पढ़कर खूब हंसते रहे। कईयों ने मुझ पर संदेह किया। तब से जो कुछ मैं लिखती उन्हें दिखा देती। हाँ, यह ख्याल मुझे जरूर रहता कि कहीं मेरी कहानी उनके अनुकरण पर न जा रही हो, क्योंकि मैं लोक अपवाद को डरती थी। एक बार गोरखपुर में डॉक्टर एनी बेसेंट को लिखी हुई किताब आप लाएं। मैंने वो किताब पढ़ने के लिए मानी, आप बोले तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं बोली क्यों नहीं आएगी, मुझे दीजिए तो सही। उसे मैं 6 महीने तक पढ़ती रही, रामायण की तरह उसका पाठ करती रही। उसके एक शब्द को मुझे ध्यान में चढ़ा लेना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं उस किताब को ख़त्म कर चुकी तो उनके हाथ में तो बोले अच्छा आप इसके बारे में मुझसे पूछिए, मैं इसे पूरा पढ़ गया। आपस तो बोले अच्छा। मैं बोली आपको बहुत काम रहते भी तो हैं, फिर बेकार आदमी जिस किसी चीज़ के पीछे पड़ेगा वह पूरी कर देगा। मेरी कहानियों का अनुवाद जब अन्य भाषाओं में होता तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती। हाँ, उस समय हम दोनों को बहुत बुरा लगता जब दोनों से कहानियाँ मांगी जाती, या जब कभी रात को प्लॉट ढूंढने के कारण मुझे नींद ना आती। तब वे कहते तुमने क्या अपने लिए एक बला मोल ले ली है। आराम से रहती थी, अब फिजूल की एक झंझट खरीद ली। मैं कहती आपने नहीं बला मोल ले ली, मैं तो कभी कभी लिखती हूँ, आपने तो अपना पेशा बना रखा है। आप बोलते तो उसकी नकल तुम क्यों करने लगी। मैं कहती हमारी इच्छा, मैं भी मजबूर हूँ। आदमी अपने भाव को कहाँ रखे। क्या बात है। किस्मत का खेल कभी नहीं जाना सकता। बात यह है कि वे होते तो आज और बात होती। लिखना पढ़ना तो उनका काम ही था। मैं यह लिख नहीं रही हूँ, बल्कि शांति पाने का एक बहाना ढूंढ रखा है। 20 वर्ष की पुरानी बात याद करके मेरा दिल बैठ जाता है। मेरे वश में है ही क्या। हाँ, पहली बातों को सोचकर मुझे नशा सा हो जाता है। उस नशे से कोई उत्साह नहीं मिलता, बल्कि तड़पन ही पैदा होती है। अब बीती बातों को याद करके मन बहला लेती। देखिए यहाँ से ये कथन मन्नू भंडारी वाले जीवनी से क्लैश कर सकता है, लगेगा कि ये मन्नू भंडारी का लाइन है, लेकिन देखिए यहाँ से मेरे वश में है ही क्या। हाँ, पहली बात को सोचकर मुझे नशा सा हो जाता है। उस नशे से कोई उत्साह नहीं मिलता, बल्कि तड़पन ही पैदा होती है। अब बीती बातों को याद करके मन बहला लेती हूँ। तो इसको लिख लीजिएगा और यह ध्यान रखिएगा कि शिवरानी देवी का कथन है, ना कि मन्नू भंडारी या फिर आप खुदरी की जो रमनिका गुप्ता लेके गया उनकी। कानपुर का प्रताप निकला था गणेश शंकर के हाथों। उन्होंने लेख मांगा था, प्रताप गणेश शंकर याद रखिए। आपने लेख लिखकर उन्हें भेज दिया। कानपुर में आपका कोई काम था, बस्ती से वहाँ भाग गए। प्रताप ऑफिस भी चले गए। चलिए यहाँ पे लगता है बातचीत चल गया इनका। मन की मिठाई खाना दूसरा था कि आप डिप्टी इंस्पेक्टर छोड़ने से क्या काम रुक गया। अब भी उसी तरह काम चला जाएगा, फिर कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। काम कहीं रुकता है। आप बोले नहीं जी, दाल रोटी तो चाहिए, और ज़्यादा से हमसे क्या मतलब। चलिए सब फिर बात है वही, विद्यार्थी जी है कोई। मूंग की दाल में लाल मिर्च का बघात पड़ती थी, आप भूल गए इस बात को। सबके खिलाने का जिम्मा आप पर ही होगा। खाना पीना चल रहा है इनका। जुलाई 11 में बीमारी होने पर भी आप
बस्ती स्कूल में चले हैं, ठीक है। कभी कभी उन पर मुझे गुस्सा भी आता था, बहुत बढ़िया, आपको गुस्सा आना चाहिए। फिर एक दिन की घटना के दरवाजे पर उनके पहले साले बैठे थे, आप उन्हीं से बातें कर रहे थे, वे अपनी बहन का ने आपसे बातें कर रहे थे, वे दुखी भी थे। इत्तेफाक से मेरी 2 साल की लड़की कमला बकवा दरवाजे पर चली गई। मैं उसे देखने के दरवाजे की तरफ गई, मैंने देखा लड़की उनके साले साहब की गोद में थी, वे बड़े प्यार से उसे चुमकार रहे थे। इसी बीच वे रंजीता सोने बोले, अगर हमारा संबंध भाईचारे का भी होता तो क्या मेरी बहन इससे प्यार न करती? इस पर आप खामोश थे। वे बहुत सी बातें अपनी बहन के विषय में करते रहते, इनका फिर वही फैमिली ड्रामा चल रहा है। मैंने कहा कौन सा आप थे? आप बोले कि महाशय थे। मैं बोली मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है कि आप झूठ बोलेंगे। आप बोले जिसके इंसान समझे कि जीवित है वही जीवित है, जिसे समझे मर गया वो मर गया। मैं इसे मानने को तैयार नहीं, आप कृपा कर उन्हें ले आइए, मैं तो लेने नहीं जाऊँगा। अच्छा, एक उनकी वो जो इंसान थे, वो जो अभी बाहर में बैठा हुआ था, वो इनकी पहली पत्नी का भाई था, वही आए थे उनसे बात करने। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन रखी। मैं क्यों नहीं जाइएगा? शादी हुई थी, तमाशा नहीं था, मैंने नहीं शादी की थी, मेरे बाप ने शादी की थी। तो सुनाई देवी बोलती है कि उनको लेकर आइए, मतलब पहली पत्नी को अपने साथ रखेंगे और बहन के साथ तरह रहेंगे। मैं उन्हें बोली कि बाप ने तो जो आपकी अपनी शादी की थी उसे आप गले बांध फिर रहे हैं। बाप की शादी की जिम्मेदारी तो आपके सिर है, अपनी नहीं। यह जिम्मेदारी का टुकड़ा नहीं है, चाहे हो या ना हो, मैं लाऊंगा नहीं। क्या बात है, एक आदमी का जीवन मिट्टी में मिलाने का आपको क्या हक है? उन्होंने कहा हक वगैरह की कोई बात नहीं है। फिर मैं बोलता, भला आप क्या चाहते हैं? क्या यही हिंदू संस्कार की मानी है? आज न मालूम कमबख्त कहाँ गया कि उसे देखकर दुनिया भर की बातें तुम सुनाने लगी। मैं कुछ नरम पर ही सोचा कि क्रोध से काम नहीं चलेगा। प्यार में बोली, आप उनको लिवाइए, उनकी जिम्मेदारी मेरे सिर होगी, तुमसे झगड़ा होगा। फिर मैंने, जैसे मैं घर गृहस्थी के बारे में कुछ सलाह आपसे नहीं लेती, वैसे ही उनके बारे में मैं आपसे कुछ न कहूँगी। मैं चाहती हूँ कि उन्हें खुश रखूँ, हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे। तुम लोग तो आराम से रहोगी, सजा मुझे भुगता होगी। भाई साहब, मैंने बोला ईश्वर कसम आपसे सच करती हूँ, जो इस विषय में आपसे कुछ मैं कहूँ, भाई तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो करना चाहो करो, मैं कुछ ना बोलूँगा। मैं खामोश हो गई। मैंने उन्हें प्रिय बहन करके खत लिखा। उन्होंने एक लेटर भी लिखा अपनी प्रेमचंद की पहली औरत को, उन्हें बुलाया था। उसके चौथे रोज उसका जवाब आया कि जब वे खुद लेने आएंगे तो मैं चलूँगी। मैं तुमको देखना तो चाहती हूँ, पर उन्हें भेजिए लिवा लाने को। मैं उन्हें वो खत उठा कर दे दिया। उन्होंने कहा नहीं आई तो मैं क्या करूँ? फिर उन्हें मैं बराबर खत लिखा करती थी। उनका खत कैथी में लिखा रहता था, उससे मैं उन्हें दे दिया करती थी। यही बस्ती में 1914 में प्राइवेट एफए भी उन्होंने पास किया। जब वे प्राइवेट पढ़ रहे थे तो उनके सिरहाने सलाई, लालटेन, किताब रहती थी। कभी कभी मैं चारपाई पर से उन्हें आवाज़ दे दिया करती थी कि उठिए, समय हो गया। 5 बजे तक आप पढ़ते रहते थे। 5 बजे उठकर पैखाना जाते, हाथ मुँह धोते और तत्काल जो कुछ मिलता नाश्ता कर लेते। यही उनके रोज़ के काम थे। इसके बाद 6 बजते बजते फिर अपने कमरे में लेकर कहानियाँ लिखती। तो पहले सब पता ही था। फिर बाद में गृहस्थी का काम करने पर किसी को कुछ रह ही आता। 4 बजे आते ही कुछ नाश्ता करते, उसके बाद फिर हाँ ठीक है ठीक। बीमार तो वे महोबा से ही थे, मतलब इनका थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहते थे उस समय प्रेमचंद। मैं चाहती पैर वगैरह दबा दूं, पर उन्हें यह सब बहुत नागवार मालूम होता था। कभी कभी मैं जीत करके दबा देती तो वे विवश हो दबा लेते। जिससे से काम करवाना उन्हें पसंद न था। हुक्के की चिलम तक बनाना मुझसे पसंद न करते थे। नौकर दरवाजे पर बैठा रहता था, लेकिन अंदर आकर वे पानी पीते थे। धोती भी खुद धो लेते थे, यद्यपि नौकर खाली ही रहता। कभी कभी मैं इन हरकतों पर बिगड़ भी जाती और कहते कि नौकर फिर क्यों है? आप बोलते अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करना आदमी का धर्म है। आज तो नौकर है, हो सकता है कभी नौकर न रहे। फिर मैं 5 रुपये का नौकर तो खुद था। मैंने तो नहीं देखा। तुम्हारे न देखने से क्या, मैं तो भुगत चुका हूँ। इसलिए इंसान को अपनी ज़रूरत खुद रफा करनी चाहिए। फिर इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर सब पूरा लिखा हुआ है। हाजमे की खराबी हुई। फिर उन्होंने नेपाल की तराई बस्ती, मगर दी नेपाल की तरफ बस्ती, यहाँ भी हाजमा खराब रहा। पेट से इनको प्रॉब्लम था। फिर आधी तनख्वाह मिली। फिर पिता घर पर थी। फिर सब ये सब वही। अप्रैल के महीने मुझे लिवा कर वे लम्ही आए। लम्ही का जिक्र है, जहाँ पर प्रेमचंद का जन्म हुआ। चलिए फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ये भोजपुरी कौन है? हाँ, मन्नन द्विवेदी 15 रोज रहने के बाद फिर वापस आए। वही डुमरियागंज तहसील मन्नन द्विवेदी। गजपुरी से भी उनकी बेटी मन्नन द्विवेदी इनके
मित्र थे। उनसे कभी कभी साहित्य की बातें होती थी। डुमरियागंज जाते तो उन्हीं के यहाँ ठहरते। उसके बाद फिर घर छुट्टी लेकर आए। फिर तबादले की दरखास्त थी, उस पर भी साहब ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर इलाहाबाद गए, डायरेक्टर से मिले। बोले बस्ती की आबो हवा मेरी माफिक नहीं है। तुम्हें न साहब बोले तुम्हें न महोबा की आबो हवा पसंद, न बस्ती की, बताओ कहाँ भेजूँ। तो मंजूर है आप बोले तो बाद में लिखूंगा। फिर इनका यही हुआ, फिर चल रहा है इनका। हम्म। एक रोज का वाकया है। आप बाजार गए, मछली तरकारी पान वगैरह लाने। वहीं पंडित मन्नन द्विवेदी से भेंट हो गई। पंडित जी को साथ लिए घर पर आए। आकर बोले पंडित जी घर पर बैठे हैं, पान तो बना लाओ। वे खुद हाथ धोकर तस्तरी में पान लेकर बाहर आए। उनसे कुछ देर तक गपशप होती रही। फिर पंडित जी अपने घर गए। आप अंदर आकर बोले आज मछली खरीदते हुए पंडित जी मिले। बड़ा मुस्कुरा आदमी है, साथ ही जानदार भी है। मैंने कहा आपको तो मैं कई बार टोक चुकी हूँ कि और किसी से मंगा लिया कीजिए, पर आप मानते नहीं। आप बोले मुझे अपना काम करते शर्म नहीं मालूम होती। अपना काम करना क्या जुर्म है? फिर मैं अपने मजदूरा भी कहता भी तो हूँ। चलिए ठीक है। फिर वही फावड़ा रोटी, अपना काम, ईश्वर को धन्यवाद। ये सन 14 की बात है। चलिए। हाँ। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांसी मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा। धीमर ने फांसियो अभी दिनहीन सफरीन, आप प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। चलिए, किसके द्वारा कहा लिखा गया दोहा? तो पंडित जी मन्नन द्विवेदी के द्वारा। आप तो घर पर थे नहीं, उसे मैंने रखवाया और 4-4 आने विदाई देकर उन आदमियों को वापस किया। कविता उठाकर पढ़ी। मुझे भी हंसी आई, साथ ही चिंता भी कि इतनी मछलियाँ होंगी क्या। मनाते थे कि जल्दी आए तो कोई प्रबंध हो। जब शाम को आए 3 बजे तो टोकरों में आंगन में मछलियाँ रखी थी। कपड़े भी उतारना पड़ा कि बेटी को उठा लिया। उसको गोद में लिए हुए मछलियों पर निगाह पड़ी। बोली ये कहाँ से आ गई? मैं बोली यही नहीं आई, इसके साथ एक कविता भी आई है, यह पंडित जी की श्राद्ध है। आप बोले मैं समझता था कि जरूर वे इस पर मजाक करेंगे। बोले ये होंगी क्या? मेरी समझ में तो खुद नहीं आता कि क्या होंगी। इससे बंटवाइए, कुछ जीजा के यहाँ भिजवाइए और जगह भी भिजवाइए, बस सब जगह मछली मछली। शाम को किसी तरह मछलियों की बला टरी। तब से हमेशा मैं डरती रहती कि कहीं फिर न इन्हें बाजार में मिल जाए, मगर उनको इसकी फिक्र न थी। वे तो अपना काम करना जानते थे। जब पंडित द्वारा फिर बस्तियाँ मछलियाँ पर काफ़ी कहा रहा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि पंडित जी आपकी बनाई हुआ कविता मुझे बहुत पसंद आई। फिर तुम ऐसी कविता लिखोगे तो मैं भी कुछ लिख कर भेजूँगा। चलिए फिर वही फिर बात बहुत ज़्यादा है इसमें, इम्पोर्टेंट लाइन जल्दी नहीं मिल रहा है। उन्हें हमेशा रोकती थी। फिर 4 साल पहले की बात है, वहाँ पर वोटिंग का प्रश्न था। वे चाहते थे कांग्रेस में वोट पाए। चलिए फिर वही बात की बात। फिर आगे बच्चा कुछ नहीं, आप अपने नाना ही तो थे मेरे साथ, बाबूजी घर है। फिर ये सब बात चल रहा है। जीवनी के साथ यही समस्या है। बात इतना रहता है कि अब कोई जीवनी कोई किताब है उसमें इतना ज़्यादा फैक्ट रहा है कि फिर उसमें बोरियत आने लगे। फिर यहाँ पे बस्ती जा रही थी, बीमार रही थे, रात का समय था, पेट भारी था, हम 3 आदमी थे, गाड़ी में भीड़ बहुत थी। फिर वही बात, खाली बात। फिर आगे देखते फांसी का प्रश्न तो पीछे उठता है, क्रोध या नहीं रखता तुम प्रति। एक तबादला कितना हो रहा है, गोरखपुर, पंजाब, राजस्थान, सब जगह तबादला। फिर बीए की तैयारी में फिर वही बस्ती कार्यक्रम चलने लगा। सुबह उठना, पढ़ाना जाना, वही नाश्ता करना। धन्नू जब 8 महीने का था तभी मेरे फोड़े निकल आए थे। उन्हीं दिनों आपको 1 महीना डॉक्टरी पढ़ने का हुक्म इलाहाबाद में। वहाँ मास्टर बोला आप जाकर पढ़ाइए, इसमें आपकी तरक्की भी है, इसलिए मैंने आपको रखा। धन्नू इनका एक बेटा का नाम था जो 8 महीने का था उस समय जब उनको पढ़ाने। बस ये याद रखिए, इनके प्रेमचंद का एक बेटा का नाम धन्नू, यानी हमको लगता है धनपत राय होगा ना जी, धनपत राय का ही नाम होगा धन्नू। हेडमास्टर तरक्की आपकी हो जाती है और कोई बात नहीं। आप बोले तरक्की की न मुझे अधिक ख्वाहिश है न उन्हें, फिर क्यों ऐसा करूँ। हेडमास्टर इसका जिम्मा मुझ पर, मैं आपके घर को अपने घर की तरह समझूंगा।
अच्छा, आपके कहने से मैं जाता हूँ। यह काम तुम अपने हाथ में ले लोगी तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। इसको आप पढ़िएगा बाद में, नोवेल, इस किताब को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बाद में, अगर पढ़ना हो पूरा तो, क्योंकि इसमें बातें बहुत हैं और मैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट खोजना है। अगर फ्री वक्त रहे तो आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि अभी ना ही पढ़े तो वही ज़्यादा सही है। मतलब कंप्लीट ना पढ़े एक एक लाइन, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना भी जरूरी है। एग्ज़ाम निकल जाएगा उसके बाद आराम से पढ़ते रहिएगा एक एक किताब खरीद खरीद कर। सब खाली बातें हैं। उन दिनों मेरी गोद में 8 माह का धनुष था और मुझे 2 माह से दस्त की बीमारी थी। मैं कुछ खाती न थी, फिर बच्चा दूध क्या पीता। डॉक्टर ने कहा था कि अगर बच्चे को दूध पिलाया गया तो माँ को थाइसिस हो जाने का खतरा। इस डर से 1.5 सेर दूध आता था कि बच्चा पिएगा और कुछ का दही तैयार किया जाएगा, जिसका कि मैं मट्ठा पीती। होता उसका उल्टा था। आधा सेर दूध चाची पहले ही अपने लड़के को रख देती, बाकी 1 सेर दूध उसमें से थोड़ा दूध उनको भी दे देती, और एक बच्ची थी उसको भी दूध चाहिए। अब बच्चे के लिए दिन भर के लिए आधा सेर दूध। आमदनी ऐसी नहीं कि ऊपर से अधिक दूध और मंगाओ। फल यह होता था कि बच्चे को साबुदाना पानी में उबाल कर खिलाना पड़ता था। उसका फल यह हुआ कि उसको खून के दस्त होने लगे। सब घर का एक ही कहानी। सन 16 की बात है कि आपकी बहन मेरे यहाँ गई हुई थी। उनके पास भी 2 बच्चियाँ थी। वे थी 2 हम 3 वे इन्फ्लुएंजा में बीमार पड़े। अब उनकी सेवा का हाल सुनिए। बड़े सुबह उठना, उसके बाद आग तैयार करना, हुक्का पीकर हुक्का फिर पकाना जाना, फिर हुक्का पीना, वही बात। यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट है कि जब मैं गोरखपुर में थी तो मेरे गाय थी। वह गाय एक दिन कलेक्टर के हाथे में चली गई। कलेक्टर ने कहला भेजा कि अपनी गाय ले जाए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। आपको खबर भी न होने पाई। 250-300 के लगभग लड़के नौकरों के साथ पहुंचे। जब मैंने शोरगुल बहुत सुना और दरवाजे पर देखते हुए कोई आदमी नहीं है तो मैं आपके कमरे में, मैंने क्या देखा, आप शांति से लिख रहे थे। आप तो यहाँ बैठे, हाथे में कोई आदमी नहीं है। अच्छा, जाड़े के दिन थे। एक कुर्ता और स्लीपर पहने बाहर निकले। कलेक्टर के बंगले की तरफ गए। वहाँ जाकर पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए। आदमी ने कहा, साहब के हाथे में गाय आ गई है, उसने गोली मारने को कहा। तुम लोग कैसे खबर हुई? साहब, आदमी गया था, वही यह सब कह रहा था। जब अर्दली गया तब मुझसे बताना चाहिए था। आपसे इसलिए नहीं कहा कि हम ही कौन कम थे, मगर साहब को जब गोली मारनी थी तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तो साहब की बात बिल्कुल बच्चों की सी है। गाय को गोली मारना और मुझे दिखाकर लड़के बगैर गाय लिए हम नहीं जाएंगे। आप बोले अगर साहब ने गोली मार दी। लड़के, गोली मार देना आसान नहीं है। यहाँ खून की नदी बह जाएगी। एक मुसलमान गोली मार देता है तो खून की नदियाँ बहती हैं। फौज वाले तो रोज़ गाय बछड़े मार मार के खाते हैं, तब तुम लोग कहाँ सोते रहते हो? यह तो गलती है कि मुसलमानों की एक कुर्बानी पर सैकड़ों हिंदू मुसलमान मरते मारते हैं। गाय तुम्हारे लिए जितनी ज़रूरी है मुसलमानों के लिए भी उतनी ज़रूरी है। चलो अभी तुम्हारी गाय लेकर आता हूँ। साहब के पास जाकर आप बोले, आपने मुझे क्यों याद किया? तुम्हारी गाय मेरे हाथे में आई, मैं उसे गोली मार देता। हम अंग्रेज़ हैं। साहब आपको गोली मारनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? आप जो चाहे सो करते, या आप मेरे खड़े रहते गोली मारते। हाँ, हम अंग्रेज़ हैं, कलेक्टर हैं, हमारे पास ताकत है, हम गोली मार सकता है। आप अंग्रेज़ हैं, कलेक्टर हैं, सब कुछ है, पर पब्लिक भी तो कोई चीज़ है। मैं आज छोड़ देता हूँ, आइंदा आई तो हम गोली मार देगा। आप गोली मार दीजिएगा ठीक है, पर मुझे याद नहीं कीजिएगा। कहते हुए आप बाहर चले गए। गोरखपुर में जब स्कूल मास्टर थे तब की बात है। होली के रोज पहले उन्हें उत्साह होता था। हिंदू मुसलमान दोनों शरीक होते थे। कलकत्ते में प्रेस लेने का इरादा। उन दिनों उनके भाई कलकत्ते में नौकर थे। वहाँ उन्होंने एक प्रेस लेना चाहा। प्रेस एक मारवाड़ी के साझे में लेना था। उन्होंने लिखा, 9,000 में हम लोग खरीद रहे हैं, आप 4,500 दीजिए। जो कुछ मैंने बचा कर रखा था उससे और प्रॉमिसरी नोट बनाकर उन्हें देने के लिए 3,000 इकट्ठा किए। 1,500 उन्होंने अपने चचेरे भाई से भी मांगे थे। उन्होंने इंदौर से 1,000 भेज दिया और 500 बाद में भेजने का वादा किया। कलकत्ता में एक प्रेस लेना है इन लोगों को। एक रोज़ मैंने पूछा, रुपए देने का ढंग कैसा है? प्रेस किन शर्तों पर ठीक होगा? बोले, शर्त क्या? अरे प्रेस रखेगा, जो कुछ मुनाफा होगा तुम्हें भी देगा। मैं इन शर्तों पर रुपया देना ठीक नहीं। हाँ, धन्नू के नाम
खरीदा जाए वे काम करने वाले रहे, नहीं वह झल्ला उठेगा। फिर ये रुपए आपके नहीं, आप अपने रुपए दीजिए, रुपए मेरे ही सर पर जाएंगे। फिर वही पर्सनल बात, इतना पर्सनल बात है इसमें। मैं मेरी तरफ से लिखो कि जब तक कोई लड़का मेरे पास न था तब तक तुम ही सब कुछ थे। इस पर झल्लाए हुए चौथे दिन आए। तो बनिए के यहाँ तो बाप बेटों में भी लिखा पड़ी होती है, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं थी। नहीं भेज दीजिए रखने की गोरखपुर अध्यापन का। चलिए यहाँ से। उन दिनों महंगी का युग था। जिन दिनों उन्होंने नौकरी छोड़ी उन दिनों सब मिलाकर मेरे पास 3,000 थे। नौकरी छोड़ने के पहले कई रात उनको ठीक से नींद नहीं आई। खैर 2-3 दिन के बाद जब नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा कि मेरी इच्छा नौकरी छोड़ने की है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? मैं जवाब देते हुए बोले कि इस विषय पर विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय चाहिए। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि पहले तुम अपना विचार ठीक कर लो। जो उलझन उनको थी वही 2-3 दिन मुझे भी हुई। मुझे भी बार बार यही ख्याल होता कि आखिर बीए की ख्वाहिश क्यों हुई। यही न कि आगे तरक्की की आशा। पहले तो यह ख्याल था कि यह कभी प्रोफेसर हो जाएंगे और जीवन के दिन आराम से कटेंगे। आप लोग भी चाहते हैं कि प्रोफेसर हो जाए, फिर आपका भी जीवन आराम से कटेगा। तो क्यों? लेकिन सेहत अच्छा ना था इनका। लेकिन आप लोग अपना सेहत अच्छा रखिए भाई। और कहाँ यह प्रस्ताव कि जो कुछ भी मिलता है उसको भी छोड़कर मौज हवा में उड़ा जाए। उस समय इनको कुछ मिलाकर 175 के करीब मिलता था। स्कूल की नौकरी की वजह से घर पर भी काम करने का समय मिल जाता था। मुझे भी इस बात की उलझन थी कि आखिर नौकरी छोड़कर करेंगे क्या। एक लड़की और एक लड़का सामने था और अभी बच्चे होने की उम्मीद थी। नौकरी छोड़ने के बाद सन 21 में बन्नू पैदा हुआ। उधर मेरी इच्छा यह भी नहीं हुई कि किसी की पैर की पेरी बनकर और किसी को आगे बढ़ने से रोकूं। यह नहीं थी कि रुपये का मूल्य मेरी आंखों में कम था। एक तो अपनी ज़रूरतों को देखते हुए खुद ही बहुत दिनों से बीमार, न घर न द्वार। इन सब बातों को सोचकर यही दिल में आता था कि इनको नौकरी छोड़ने से 2 रोज का समय रोक दूं। लिया था, लेकिन कितना लिखा है, 4-5 दिनों में भी कोई निर्णय न कर सकी। 4-5 दिनों के बाद उन्होंने फिर पूछा कि बताओ तुम क्या निर्णय किया। मैं बोली 1 दिन का समय। और उस दिन मैंने यह सोचा कि आखिर जब इतने बीमार थे बचने की कोई आशा नहीं थी। एक तरह शायद उन्होंने मुझे जवाब ही दे दिया था, यह कहकर कि यह 3,000 रुपये हैं और 3 तुम हो। मैंने सोचा कि यह अच्छे हो गए हैं तो नौकरी की कोई चिंता न होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर कुछ अच्छा ही करने वाला होगा, तभी तो यह अच्छे हो गए हैं। मान लो जब यह नहीं रहते तब मैं क्या करती। शायद इसी काम के लिए ईश्वर ने अच्छा किया हो। फिर उन दिनों जालियांवाला बाग में जो भीषण नरहत्या कांड हुआ था उसकी ज्वाला सभी के दिल में होना स्वाभाविक थी। वह शायद मेरे लिए भी दिल में रही हो। दूसरे दिन अपने को उन सभी मुसीबतों को सहने के लिए तैयार कर पाई जो नौकरी छोड़ने पर आने वाली थी। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा छोड़ दीजिए नौकरी को। 25 वर्ष की नौकरी छोड़ते हुए उन्हें तकलीफ होती ही थी, मगर नहीं, यह जो मुल्क पर अत्याचार होते हैं उनको देखते तो यह शायद नहीं के बराबर थी। जब मैंने उनसे कहा कि छोड़ दीजिए नौकरी क्योंकि इन अत्याचारों को तो अब सबको मिलकर मिटाना होगा और यह सरकारी नीति अब सहनशक्ति के बराबर है। तब आप अपनी स्वाभाविक हंसी में हंसकर बोले, दूसरों का अंत करने के पहले अपना अंत सोच लो। मैं बोली, मैंने सोच लिया है। जब तुम अच्छे हो गए हो तो मैं सोचती हूँ कि अब आगे भी मैं जंगल में मंगल कर सकूंगी और मेरा ख्याल है कि ईश्वर कुछ अच्छा ही करने वाला है। आप बोले सोच लो, फिर न कहना कि छोड़कर खुद तकलीफ उठाई और मुझे तकलीफ दी, क्योंकि सर पर तकलीफें आगे बहुत आने वाली है। मुमकिन है कि खाने को खाना भी ना मिले। मैं बोली, इसके लिए सोच चुकी हूँ। मैं तो यह जानती हूँ कि सर पर जब बला आती है तब सब कोई भुगत लेता है। फिर भुगतते हैं तो बड़े बड़े घर के लोग, अपनी तो बिसात ही क्या है। तब वो बोले, यही निश्चय है। मैं बोली, हाँ। तो मैं कल ही इस्तीफा देता हूँ और कल ही सरकारी मकान में आपको छोड़ना होगा। जाना कहाँ है इसका भी कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा। मैं बोली, गाँव चलना। वो बोले, गाँव में ही तुम्हारे रहने के लिए मकान कहाँ है? क्योंकि जो पुराना घर है उसमें चाची वगैरह का गुजर होता है, उसमें तो वहीं लगा क्या? मैं बोली, तो घर उन्हीं का है। वो बोले, जहाँ ज़मीन पाओगी वहीं तो रहोगी कि दूसरे के मकान चली जाओगी? मैं बोली, मकान में जो जगह आधा वह लेंगे आधा तो हमको देंगे। आप बोले, उसमें जगह ही कितनी है? मैं क्रोध के साथ बोली, कुछ भी है, हम ही को क्या छोड़कर चले जाएं? क्यों न जाएं? जब उन्होंने हमारे आराम तकलीफ का कोई ठेका नहीं लिया तो हम ही क्यों लें? तो तुम इसके ऊपर यह कह सकते हो कि जब सरकारी नौकरियां और नहीं छोड़े तब मैं ही क्यों छोड़ूं? यह एक पक्ष का काम नहीं है, तो देश भर की बात है। मैं बोली, फिर इसमें क्या त्याग, तपस्या और बलिदान है? यह अपनी मर्जी से मनुष्य कर सकता है।
आप हंसकर बोले, जिसको तुम त्याग, तपस्या, बलिदान समझती हो वह एक भी नहीं है, तो हम तुम दोनों का अपने पापों का प्रायश्चित करना मात्र है। मैं बोली, तो हम लोगों ने पाप क्या किए हैं? वो बोले, तुमने नहीं किए, जो तुम्हारे बुजुर्गों ने किए, क्योंकि आराम के नशे में तो वही लोग डूबे थे, अपनी विलासिता के नशे में अंधे होकर पड़े थे, तभी मुल्क में फूट भी पैदा हुई और दोनों फरीकों को हटा करके तीसरा विजयी हुआ। मुमकिन है कि वह विलासिता में डूबने वाले हम ही तुम हो और फिर से जन्म मिला हो। यह विकट पहेली कुछ समझ में भी नहीं आती। यह जो आजकल तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, क्या विजयी हुए हैं? इनके बड़े लोग विजयी हुए थे। मैं बोली, विजेता कभी गर्व से अंधा भी हो सकता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अब यहाँ पे बढ़िया बढ़िया बात शुरू होगा, तो अब तैयार हो जाइए लिखने के लिए। वो बोले, इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा ना हो तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए बल्कि देवता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विजेता हमेशा गर्व से अंधा रहता है। अगर विजेता गर्व से अंधा न हो तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए बल्कि देवता। अगर देवता नहीं है तो यह कहता हूँ कि तुम्हारे भाई बंद क्या कम बंद है, जो कि विजेता भी नहीं है। यहाँ जो हिंदुस्तानी हाकिम आता है वह अंग्रेजों की अपेक्षा कहीं बड़ा शासन करता है और उसी से देख देख कर हमारे देश के नव युवकों की वृत्ति भी उसी तरह की होती जा रही है। मुझे इस स्थान पर रहीम का दोहा बहुत उपयुक्त मालूम हो रहा है। चलिए रहीम का दोहा पढ़ा जाए। प्यादे से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बहुत दिन लग जाएंगे हिंदुस्तानियों को अपनी मनोवृत्ति बदलने, क्योंकि इधर वे कोई 500 वर्ष गुलामी में रह चुके। तुम क्या समझते हो कि उनकी आत्मा 10-20 साल में सुधर जाएगी? स्वराज मिलने पर भी मैं कहता हूँ कि इसमें काफ़ी दिन लगे और अभी तक समय लग ही रहा है। मैं बोली, फिर घर चलना ही होगा, आखिर चलेंगे कहाँ? आप बोले, मेरा तो विचार है कि यहीं गोरखपुर में कुछ काम कर लो, कुछ नहीं तो कोई 50-60 रुपये तो दे ही देगा। यही 10-5 रुपये का मकान लेकर पड़े रहे। मेरा विचार है कि एक चरखा संघ खोलें, इसके लिए पुदार तैयार भी है। मैं बोली, जब सरकारी नौकरी छोड़ दी तब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं मालूम होती और आबहवा भी यहाँ की तुम्हारे माफिक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पर क्यों रहा जाए। अभी तक तो सरकारी नौकर का लोभ था। आप बोले, यहाँ तक कुछ काम भी होगा भाई, बनारस चलकर बैठने से क्या होगा? जब मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं है तो पोदार मेरा मददगार है। बनारस में तुम्हारा कौन मददगार बैठा है? मैंने कहा, और कुछ नहीं तो घर के लोग तो हैं। तब वो बोले, जिनको तुम अब तक अपना समझती थी वो अपने लिए थे और तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ क्यों देने लगा? जीवन का सच्चाई है। तुम्हें मालूम हुआ है कि अभी अपनी बीमारी में मैं चाची को रोकना चाहता था कि वह रहे, मगर वो रही। उनका लड़का नौकर ही है, उसकी शादी हो ही गई है और उसको क्या ही पड़ी है जो मेरा साथ दे। अब तो वह यही समझें कि शायद मुझसे कुछ मदद चाहते हैं। जब से वह मेरी उस हालत में मुझे छोड़कर गए, एक बार भी कम से कम रखने को नहीं है। 2 बार तुम्हारे भाई मुझे बुलाने भी हैं और दवा कराने के लिए भी। मैं बोली, कौन? तुम ही उनके पास दवा करने गया हो? खैर मैं जाऊँ या नहीं, उनका कर्तव्य तो अदा हो गया। चलो फिर वही वाला बात। मैं बोली, आखिर घर तो चलना ही है। मैं कब उनकी रोटियों पर गुजर करने वाली हूँ? अगर मुझे कष्ट सहने की शक्ति न होती तो मैं क्यों इस्तीफा देने के लिए आपको तैयार करती? मैं अपने घर तो जा ही सकती हूँ कि अब उनके लिए पूरा बनारस छोड़ दिया जाएगा? तो वहाँ जाने से फायदा है कि आपस में द्वेष ही तो बढ़ेगा। वो बोले, चले फिर अभी इनका कन्वर्सेशन चल रहा है। चलिए, आखिरकार नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद हम घर आए और उसके बाद का हाल मैं पहले ही दे चुकी। इस्तीफा सन 20 की बात है, असहयोग का ज़माना था। गांधी जी गोरखपुर में आए, आप बीमार थे, फिर भी मैं, दोनों लड़के, बाबूजी मीटिंग में गए। महात्मा जी का भाषण सुनकर हम दोनों प्रभावित हुए। व्यवस्था थी, मगर तभी से सरकारी नौकरी प्रति एक तरह की चिंता पैदा हुई। इसके 2 साल पहले आप BA पास कर चुके थे, MA पढ़ने की तैयारी में भी लग गए थे, फीस भी दाखिल कर चुके थे, बीमार तो थे ही, दवा किसी को करते नहीं थे। बीमारी की हालत में मुझे अपने पास से हटने देते, दवा भी नहीं करते। एक दिन झुंझला कर मैं बोली, इसका निर्णय आज अवश्य करना होगा कि दवा कीजिएगा या नहीं। आप बोले, दवा से कुछ नहीं होगा। मैं महज इसका जवाब दीजिए कि दवा कराइएगा या नहीं। भाई दवा कराने से क्या? फिर वही बात, क्या अपना चल रहा है। पति पत्नी का जो चलता है इनका खूब चल रहा है भाई, खूब, मतलब पूरा जीवनी पढ़िएगा तो मोर देन 50% इन दोनों का जो टू में है एकदम बढ़िया से चलता है, जैसे कि हम लोग घर में चलता है चाचा चाची पापा मम्मी के बीच। दवा करना हमारा काम है, दवा के लिए बहस, 2 पेज में दवा का बहस चलेगा, फिर वैद आएंगे,
नहीं, मैं जब काफ़ी दस्त है तब मैं बोली अब आप तुरंत वैद्य के यहाँ जाइए। वैद्य ने कहा ठीक है, पेट का सारा पानी निकल रहा है, घबराने की क्या बात है। पानी 8 दिन तक पेट से निकलता रहा। खर्च कैसे चलेगा, आज ये इस्तीफा देने जाना हो। आदमी ने मुझसे पहले भी कहा था, मगर चाहता तो सोचता था कि तुम्हें तकलीफ हो। फिर 8 बजे इस्तीफा वहीं पर आ रहा। हमारे हेडमास्टर खुद में मेरी आत्मा नहीं चाह रही। हेडमास्टर साहब ऐसे ऐसे। फिर बोर्डिंग के 6 महीने के पैसे उन्हें पहले ही मिल चुके थे। गोरखपुर की नौकरी छोड़ने के बाद आप महावीर प्रसाद पोद्दार के निवास स्थान मानीराम गए। वहाँ से चाची के पिता को नौकरी के छोड़ने का सारा किस्सा बताया एक चिट्ठी में। उनके नाना ने लिखा, नौकरी छोड़कर बुरा किए, खैर तुम्हारी इच्छा। अपने बाल बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ और अपने लिए कोई काम ढूंढो। अभी से काम छोड़ने के बाद क्या करोगे। आप उस चिट्ठी को लिए मेरे पास हंस कर बोलिए, पुराने खुर्राट समझते हैं कि सारी लियाकत हम ही ने पाई है। लिखते हैं, बाल बच्चों को मेरे पास पहुँचाकर अपने लिए काम ढूंढो। उनका खत पढ़कर मुझे भी बुरा लगा। मैं बोली, इतने सारे बच्चे हैं भी तो दाने दाने को मर न जाएंगे। आप बोले, नौकरी छोड़ते हुए सब मैंने समझ लिया है। फिर ये लोग मुझे पाठ सिखाते हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बेकारी ही में बिता दी। मैं बोली, अब ये इलाकेदार हुए हैं, तुम्हारी परवरिश के लिए तड़प रहे हैं। आप बोले, अगर वे अपनी परवरिश कर लें तो समझो मेरी परवरिश हुई। मैं 15वें साल से ही बोझ उठाने का आदी हो गया हूँ। अब तो ईश्वर की दया से अपना ही बोझ है। उस वक्त की समझो 3-3 परिवारों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। उस समय ये अपना बोझ तक न उठा सके। मैं बोली, जरूर उठाएंगे जब कह रहे हैं। आप बोले, शायद वे घबरा रहे हैं, शायद मैं उनके नाती पर अपना बोझ न डाल दूँ। मैं बोली, उनका यह सोचना गलत थोड़ी है। आप बोले, तुम भी क्या बच्चों की सी बातें कर रही हो। जो आदमी दूसरों का बोझ ले सकता है वो अपने बाल बच्चों का बोझ किसी के लिए डाल नहीं सकता। खुदा न खास्ता अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उसे चाहिए कि अपने बच्चों को जहर देकर मार डाले। मैं बोली, वे घबरा उठे हैं जैसे। आप बोले, वे लोग जीवन भर बेहयाई सहते रहे, उनके अंदर स्वाभिमान कभी था ही नहीं। फिर मैंने नौकरी छोड़ी है अपने कलम के बल पर। मैंने किसी के आश्रय काम किया ही नहीं। मैं हमेशा अपने बाजुओं पर भरोसा रखता हूँ। जिन लोगों को मैं समझ चुका हूँ उनसे तो खैर क्या उम्मीद करूँगा। फिर वही दोनों के बीच में चलेगा कन्वर्सेशन। महावीर प्रसाद पोद्दार इस्तीफा देने के बाद महावीर प्रसाद पोद्दार अपने गांव में लिवा ले गए। अपनी बीवी को भी लिवा गए जिससे तबीयत घबराए। मालूम होता था कि पोद्दार जी हम सब एक ही हैं। पोद्दार जी ने हमारी काफ़ी सेवा की। उन्होंने की सेवा की वजह से वो जल्दी तंदुरुस्त हुए। 13 मील शहर रोजाना पोद्दार जी जाते थे। बाबूजी दरवाजे पर बैठे बैठे चरखे बनवाते और लिखते पढ़ते। 2 महीना रहने के बाद में तय हुआ कि पोद्दार जी के साझे में शहर में चरखे की दुकान खोली जाए और एक मकान वहाँ लिया गया। उसी जगह 10 करघे लगाए गए। चरखा चलाने वाली कुछ औरतें भी थी। देहात से बनकर चरखे आते थे, वे बेचे भी जाते थे। शाम के वक्त पोद्दार जी और बाबूजी तथा और कुछ मित्रगण बैठकर गपशप करते। एक दिन की बात है, रात को खाना खाकर आप जैसे उठे वैसे ही लाल बादल हुए। मुझसे बोले, तुम लोग भी जल्दी खा लो, मालूम होता है आंधी जल्दी आएगी। जैसे ही थाली परोस कर रखा वैसे ही आंधी पानी दोनों आए। मैं तो भागकर बच्चों के कमरे में पहुंची, वहीं आप भी पहुंचे। उसी वक्त पत्थर गिरना शुरू हुआ। पत्थर पड़ते समय मैं बरामदे में पहुंची और उनकी मेज पर जो कागज लिखे हुए थे उन्हें समेट कर उनकी चरपाई पर पटक दिया। तब तक पत्थर अंदर भी खपड़ा तोड़कर आने लगा। तब आप घबरा कर बोले, देखो रानी, बच्चों का सिर फूटा। हम जल्दी से बच्चों के ऊपर एक लिहाफ तानकर दोनों तरफ खड़े हुए। बच्चों के सिर बचने की उम्मीद तो थी, पर अपने कैसे बचाते। हम दोनों के सिर पर पत्थर लगे। वे बोले, अब अपने सिर कैसे बचाए जाएंगे। मैंने बच्चों को तख्ते के नीचे डाल दिया। मैंने उनसे कहा, आप भी जल्दी चले जाइए, तुम भी इसी के नीचे आओ। नौकर, तू भी चल भीतर। हम पांचों उस तख्त के नीचे पेट के बल लेटे पड़े थे। बिछावन ओढ़न सब भीग गया था। आप बोले, तुम्हें मौके पर बात सूझ जाती है, लेकिन मुझे नहीं सोचती। क्या बात है, अगर आज न होती तो एक का सिर अवश्य फूट गया होता। मैं कहाँ मैं जाती। बच्चों को सुलाकर हम बाहर पत्थर देखने आए। देखते हैं तो कमर के बराबर पत्थर लगा हुआ है। मेज पर कागज न देखकर बोले, मेरे कागज भी उड़ पड़ गए। मैं, नहीं, चरपाई के नीचे सब पड़े हैं, मैंने उन्हें रख दिया था। क्या तुम्हारे बदन में बिजली है, देखते देखते सारा काम कर डाला। मैं तुमसे उम्र में भी कम हूँ, जवान हूँ, क्यों ना जल्दी कर डालूँ। ठीक है, 2 में कोई तो भला ऐसा रहे। मैं ऐसा अच्छा रहने से दरगुजरी, देखने वालों को भी भद्दा लगे। तुम खुद अपने लिए ही होती तो भद्दा लगता। यह सब तो मेरे लिए करती हो, तुम न होती तो मैं जिंदा भी रहता। दोनों ने भाई लेख फाड़ डाल दिया। बताइए, दोनों छोटा था, लेख फाड़ दिए। चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है।
लम्ही कानपुर। लम्ही आने के बाद वे 40 प्रतिमास पर 2 लेख या 2 कहानी नियम से लिखते थे। लिखते तो और जगह के लिए भी थे, पर यह मुस्तकिल था। हाँ ठीक है। सुबह उठना, आराम करते, फिर तपते हुए मकान के नीचे 2 बजे। एक दिन चरखा बनवाने के लिए एक जमींदार साहब के पास लकड़ी मांगने गए। बोले, मुझे आप लकड़ी दीजिए, मैं उनकी बनवाई दूं और चरखे देहात में बांटे जाए, जिससे गरीब भाइयों में चरखे का प्रचार बढ़े। जमींदार को यह बात प्रिय लगी और वे दोनों देने पर राजी हुए। गांव भर के आदमियों को इकट्ठा करके अपने साथ लकड़ी लदवा गए। 1 माह तक 2 बढ़ई दरवाजे पर चरखे बनाते रहे। उसके बाद सब लोगों को एक चरखा मुफ्त हटा गया। चरखे के लिए स्नेही किस तरह की और किस तरह वे चलाए गए, कैसा सूत, इन सब बातों की जानकारी वे लोगों को कराने लगे। इसी तरह 2 महीने बीते। एक दिन की बात है, वे जब खाना खाने बैठे तो मैं तत्काल अपने हाथों उन्हें गरम गरम रोटियां पकड़ कर देती थी। जब खाना खाने बैठे तो घी न रहा। मुझसे पूछे, क्या दाल में घी नहीं पड़ा? मैं घर में हो तब ना। उसी समय उन्होंने अपनी चाची को बुलाया और पूछा, घी क्यों नहीं रहा? चाची, एक दिन बिना घी के नहीं खा सकते। कभी घी, कभी तरकारी, कभी दाल, इस तरह तो एक न एक चलता ही रहता है क्यों नहीं रहा। उसी समय झल्लाकर थाली पर से उठ गए। सबों ने खाना खाया। मैं तो दोबारा चौके ही में न जा सके। मुझे यह चिंता परेशान कर लिया, आखिर और ये क्या खाएंगे, क्या वैसे ही रहेंगे? मैंने तुरंत 8 आने का घी गाँव में से मंगवाया और मूंग की दाल धूप में बैठकर मैंने खुद पीसी, मुगौरे और हलवा बनाया। हो गया तो उनके पास डरते डरते ले गई। बोले, इस समय कुछ न खाऊंगा। मैंने कहा, बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किया और मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। मेरी यह धमकी सफल हुई, उन्होंने खाना पड़ा। तब से मैं बराबर सामान मंगा कर रखने लगी। आप बोले, अब यहाँ ज़्यादा रहना अच्छा नहीं। उसके दूसरे दिन मेरे पिता के मरने की खबर आई। 2 ही 3 दिन बाद मुझे लेकर वो इलाहाबाद गए। वहाँ 7-8 रोज रहे। उसके बाद आप कानपुर चले गए। वहाँ मारवाड़ी विद्यालय में हेडमास्टरी खाली थी। उसके मैनेजर श्री काशीनाथ थे। वो गणेश शंकर विद्यार्थी के मित्रों में से एक थे। उन्होंने यह तय किया कि इस काम को आप स्वीकार कीजिए। आपके आने से रंग आ जाएगा। आपने उसे कबूल किया। यह जून 1921 की बात है। तय हुआ कि जुलाई से आप काम पर आएंगे। इसके बाद आप इलाहाबाद आ गए। मुझसे बोले, मैं अपनी जगह ठीक कराए, आओ हम तुम बनारस एक बार फिर हुआ। ये फिर 1 महीने तक उसी तरह चलता रहा। 5 जुलाई को हम कानपुर आने की तैयारी में लगे। उन दिनों बन्नू पेट में था। चाची बोली, इन्हें छोड़ जाओ। आप बोले, इन्हें मैं न छोड़ूंगा, इनकी तबीयत अच्छी नहीं, क्या मालूम क्या हो जाए, मुझे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। चाची बोली, होनी को तुम रोक लोगे, मेरे सामने होने से मुझे पछतावा तो न रहेगा। फिर वही बात। फिर हम 5वीं तारीख को दोनों बच्चों के लिए कानपुर पहुँचे। मुझे दस्त हो रहे थे, कमजोरी बेहद थी, खाना हजम नहीं होता था। फिर ठीक है, रात को कोई 8 बजे करीब कमजोरी के कारण मैं गिर पड़ी। आप दौड़े हैं, देखा तो मेरी यह हालत थी। मुझे उठाकर चारपाई पर रखा, मैं बेहोश थी। जब मुझे होश हुआ तो आंखों में आंसू भरकर बोले, तुम्हारी जब यह हालत थी तो मुझे क्यों न जगाया? मैं आपको क्यों तकलीफ देती, जो तुम मर जाने पर अपनी लाश से दिखाना चाहती थी? मरने का क्या अंदेशा था? कमजोरी थी, गिर पड़ी। मरना कैसे होता है? बेहोश तो थी ही तुम। मैं कभी मरी तो नहीं हूँ कि मरना बताऊँ। तुम्हें हर समय मजाक ही सोचता है मैं। अरे अब तो अच्छी हूँ। उसी के 1.5 महीने बाद मुन्नू पैदा हुआ। उनकी चाची आई तो मेरे पास ज़रूर, पर बन्नू के पैदा होने के 20 दिन बाद वापस चली गई। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने आज दूसरा भाग भी कंप्लीट कर लिया प्रेमचंद घर में का। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। इसमें तो बहुत सारा बात ही था, मतलब इम्पोर्टेंट लाइन तो कुछ था नहीं, लेकिन जो भी 2-4 लाइन था उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पात्र और स्थान को ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे जीवनी आगे बढ़ेगा तो इम्पोर्टेंट लाइन शुरू होगा। तो ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, ख्याल रखिए और देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। जितना आपने अभी तक पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, आप दूसरा बार देने वाले हैं नेट JRF एग्जाम, तीसरा बार देने वाले हैं या फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं। रिवीजन सबसे ज़रूरी है। 4 पेज ही पढ़िए, लेकिन उसको 4 बार पढ़िए, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, रिवीजन के अलावा कोई भी चीज़ उतना ज़रूरी नहीं है जितना रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो ख्याल रखिए और फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नया लेक्चर चाहिए, किस विषय में चाहिए, और ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं विधा, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम समझ सकते हैं कि थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये थोड़ा बोरियत से तो
बोरियत को पार करते हुए जाना ही होगा। किसको पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन वही बात है कि को जीवन को बेहतर बनाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। तो मेहनत कीजिए, थोड़ा बोरियत बर्दाश्त कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि लाइन बाई लाइन पढ़ाना तो बहुत मतलब पूरा यूट्यूब पे जल्दी कोई पढ़ा नहीं पाता है लाइन बाई लाइन, और हम भी कोशिश कर रहे हैं लाइन बाई लाइन पढ़ाने का, लेकिन इस जीवनी में खास करके बात इतना ज़्यादा है कि उसको पढ़ना टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। आप मतलब आप ये धैर्य रखिए कि इसको पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं और से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट बात सब बता देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।